बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। इस गांव में वीरेंद्र नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चे थे। वीरेंद्र की जीविका का मुख्य साधन उसके 2 शक्तिशाली बैल और उपजाऊ जमीन थी, जहां वह सर्वोत्तम अनाज उगाता था। इस गांव की सबसे बड़ी तकलीफ जीवनदायिनी जल की थी। पूरे क्षेत्र में केवल एक प्राचीन नदी थी जो गांव की जीवन रेखा थी। लोग इसी नदी से पानी भरकर अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करते थे। इस नदी के अलावा पानी का कोई अन्य स्रोत न होने के कारण ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से इसी पर निर्भर था। गांव वाले अपनी इस सादगी भरी जिंदगी में संतुष्ट थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक मनहूस दिन जब कुछ स्त्रियां पानी भरने नदी पर गईं, तो उन्होंने पाया कि नदी की सतह पर 3 विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जो फुफकार मारते हुए पानी के पास आने वालों को डरा रहे थे। डर के मारे लोग बावरी से पानी भरना छोड़ देते हैं। हालांकि कुछ दिन बाद पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि गांव के 2 बहादुर युवा साहस करके नदी के पास गए, मगर मगरमच्छ उन पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया और हर आंख में आंसू थे। हे भगवान, इन जहरीले सर्पों ने हमारे 2 बेटों को निगल लिया। अगर हम चुप रहे तो यह जल संकट पूरे गांव को धीरे धीरे तबाह कर देगा। हाँ भाई रमेश, अगर हम उनका भोजन नहीं भी बने तो भी प्यास की अग्नि हमें भस्म कर देगी। हाँ भाई लोग, यह तो हमारे अस्तित्व पर संकट है। नदी के पास जाना मौत को गले लगाना है और बिना पानी के जीवन असंभव है। हमें तत्काल कोई साहसिक कदम उठाना होगा। तुम सही कह रहे हो। हमें तुरंत महापंचायत बुलानी चाहिए और मुखिया धर्मपाल जी को यह त्रासदी बतानी चाहिए। हाँ, समय गंवाए बिना मुखिया जी के पास चलते हैं। केवल वही इस मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। गांव के लोग तेजी से मुखिया धर्मपाल जी की सभा में पहुंचे और अपनी हृदय विदारक समस्या बताई। मुखिया जी, वह मगरमच्छ इतने विशाल और विषैले हैं कि हम में से कोई भी अब नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ मुखिया जी, वीरेंद्र सत्य कह रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उन मगरमच्छ ने हमारे साथियों पर वार किया। हाँ भाइयों, यह तो वास्तव में काल का ग्रास है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं जानता हूं एक व्यक्ति जो हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है। वह है गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ मनोहर लाल। उनकी बुद्धिमत्ता और साधनों की मदद लेनी होगी। दीपक और सुरेश, तुम तुरंत सेठ जी के पास जाओ और कहना कि मुखिया धर्मपाल ने उन्हें फौरन बुलाया है। दोनों सेवक तुरंत व्यापारी सेठ मनोहर लाल के घर पहुंचे और उन्हें सभा में ले आए। मुखिया जी, आपने मुझे इस आपातकाल में क्यों याद किया? मनोहर लाल, हमारी नदी पर मगरमच्छों का कब्जा हो गया है और गांव में पानी का त्राहिमाम मच गया है। तुम बताओ, हम इस विपत्ति से कैसे निपटें? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। सेठ गहरी चिंता में पड़ गए और फिर उनकी आंखों में एक नई चमक आई। मुखिया जी, मगरमच्छों से सीधे भिड़ना मूर्खता होगी। हमें अपनी सामुदायिक शक्ति का उपयोग करना होगा। हमें गांव के केंद्र में एक विशाल सरोवर खोदना होगा। यह श्रमसाध्य होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे तो नया सरोवर जल्द ही बन जाएगा। सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर एक एक फावड़ा उठाकर यह सरोवर बनाएंगे। हाँ, यही हमारी एकमात्र आशा है। चलो कल सूर्योदय होते ही हम नया सरोवर खोदने का पवित्र कार्य शुरू करते हैं। गांव वाले एकजुट होकर यह कार्य शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों के अथक परिश्रम के बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर एक भव्य और गहरा सरोवर खोद लिया। उसी समय बरसात का मौसम आ गया और गांव में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बारिश से वह सरोवर जल्द ही अमृततुल्य जल से भर गया, जिसे देख गांव के लोगों की आंखों में संतोष और आनंद के आंसू थे। अरे वीरेंद्र, देखो हमारा सरोवर जल से कैसे छलक उठा है। अब हमें उन मगरमच्छ ग्रस्त नदी के पास नहीं जाना पड़ेगा।
हम यहीं से पानी ले आएंगे। हाँ दादा, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, हमने एक नए जीवन का निर्माण किया है। ऐसे ही कुछ दिन आनंद और उल्लास में बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन उनकी यह खुशी ग्रहण की भेंट चढ़ गई। सुनिए जी, यह सरोवर से मटका भरकर जल्दी ले आइए, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। और हाँ, रास्ते में इधर उधर बातें करके समय बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है कमला, लाओ मटका, मैं अभी जल भर लाता हूँ। जब वीरेंद्र मटका लेकर सरोवर के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहां सेठ मनोहरलाल खड़ा है और गांव वालों से पैसे वसूल रहा है। वीरेंद्र ने एक पड़ोसी को रोककर पूछा, भाई यह सेठ जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई वीरेंद्र, क्या बताऊं, अब ये सेठ जी हमसे इस सरोवर के पानी का मूल्य ले रहे हैं। उनका फरमान है कि जिसे भी इस सरोवर से पानी लेना है उसे भुगतान करना होगा, अन्यथा एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ये कैसा दुर्भाग्य है। वीरेंद्र पानी भरने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह सरोवर से पानी भरने की कोशिश करता है, सेठ उसे रोकते हुए कहता है, वीरेंद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ से पानी लेने के लिए कर देना होगा। लेकिन यह तो गांव का सरोवर है, इसे तो हमने अपने खून पसीने से खोदा है, शुल्क क्यों देना होगा? अब नियम बदल गया है, यह सरोवर अब मेरी निजी संपत्ति है और यहाँ पानी भरने के लिए हर किसी को मेरे आदेश का पालन करना होगा। यह सरासर जनता का अपमान है। यह सरोवर श्रमदान का फल है, तुम इसे अपनी संपत्ति कैसे कह सकते हो? मुझे तर्क मत सिखाओ, यह मेरा एकाधिकार है और जो इसे चुनौती देगा उसे पानी के लिए तरसना पड़ेगा। मैं इस अन्याय को क्षेत्रीय शासक जागीरदार विक्रम सिंह के सामने ले जाऊंगा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। जाओ जाओ, अपने शासक के पास जाओ, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हारे बैल को जब्त कर लिया जाएगा और जमीन छीन ली जाएगी। अपने परिवार के बारे में सोच लेना। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना, यह लालच और अन्याय की नींव ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वीरेंद्र भारी मन से पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। कमला, जिस सरोवर को हमने बनाया, सेठ जी ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकाओ। इस सेठ को अपनी धन दौलत पर कितना अहंकार है। देखना, एक दिन इसके पाप इसे ले डूबेंगे। गरीबों की हाय और बद्दुआएं इसे चैन से जीने नहीं देंगी। ईश्वर इसे प्यास से तरपाएगा। नहीं कमला, ऐसा मत कहो, हमें बदला नहीं, न्याय चाहिए। ईश्वर सबका साक्षी है, सेठ को भी उसके कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन एक अजनबी यात्री गांव में आता है और भीषण गर्मी के कारण प्यासा होकर सरोवर के पास जाता है। वाह, कितना शांत सरोवर है, अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? नमस्ते, मैं एक राहगीर हूँ और प्यास से बेहाल हूँ, बस थोड़ा पानी पीने आया हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? यहाँ पानी पीने के लिए भारी जुर्माना देना होगा। जुर्माना? पानी पर तो सभी जीवों का अधिकार है, यह सरकारी संपत्ति है। यह सरकारी नहीं, मेरा सरोवर है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। पानी पीना है तो पैसे दो, वरना यहाँ से निकलो। वह यात्री बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे जागीरदार विक्रम सिंह के भव्य महल की ओर बढ़ता है। महल के बाहर सेठ के 2 चौकीदार खड़े थे। कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते, किस काम से आए हो? मैं जागीरदार साहब से मिलने आया हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलावा भेजा था। मेरा नाम तेजस है और मैं शाही जांच अधिकारी हूँ। यह सुनकर दोनों चौकीदार घबराए और उसे अंदर जाने दिया। नमस्ते जागीरदार साहब, मैं आपके क्षेत्र में हुए गंभीर अन्याय की जांच के लिए आया हूँ। मेरा नाम तेजस है। नमस्ते अधिकारी साहब, आपका स्वागत है। बताइए, आप यहाँ कैसे आए? जागीरदार साहब, मैं गांव के सरोवर पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की। मुझे पानी पीने से सख्ती से मना कर दिया गया और मुझसे पैसे मांगे गए। क्या? यह दुस्साहस किसने किया? यह सरासर राजद्रोह है। मुझे माफ कीजिए अधिकारी साहब, मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगा।
जागीरदार गुस्से में बाहर खड़े चौकीदारों को अंदर बुलाते हैं। मेरे राज्य में यह क्या अनर्थ चल रहा है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अधिकारी साहब कह रहे हैं कि हमारे गांव में सरोवर के पानी के लिए शुल्क लिया जा रहा है। सत्य क्या है? जी जागीरदार साहब, वह सेठ मनोहर लाल है जो गांव वालों से पैसे ले रहे हैं। हमने विरोध किया लेकिन वह नहीं माने। सेठ मनोहर लाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरी जनता को लूटा। जाओ, उस सेठ को अभी खींच कर लाओ और हाँ, सारे गांव वालों को भी यहाँ इकट्ठा करो। थोड़ी देर में सेठ और सारे गांव वाले जागीरदार के महल में पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज आप सब यहाँ न्याय के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे पता चला है कि सरोवर के पानी के लिए आपसे जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सत्य है? मुखिया जी, यह 100% सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए शुल्क देना पड़ता है। यह शोषण है। मनोहर लाल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पैसे वसूले हैं? तभी सेठ की नजर उस यात्री पर पड़ी। अरे, यह तो वही आदमी है। इसने मेरी शिकायत की है। मैं इसे देख लूंगा। बोलो मनोहर लाल, सब सच मेरे सामने आ चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जागीरदार साहब, मैंने सोचा था कि यह राशि गांव के रखरखाव के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर यह मेरी गलती थी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा अब नहीं मिलेगी। तुमने जनता के साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें राजकोष में जुर्माना भरने और सरोवर के प्रबंधन से तुरंत हटा रहा हूं। तुमने अपने पद और धन का घमंड दिखाया है। अब गांव वालों को तुमसे कोई भय नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए जागीरदार साहब। माफी से अपराध नहीं मिटेगा। अब से तुम गांव के किसी भी सरकारी कार्य में दखल नहीं दोगे। जागीरदार साहब, हमें तो लगा था कि सरोवर पर हमारा सामूहिक अधिकार है, लेकिन इस लालची सेठ ने इसे अपनी निजी जागीर बना लिया था। गांव वालों, मुझे इस त्रासदी का गहरा खेद है। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। सरोवर का जल अब सभी के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद जागीरदार साहब, आपने हमें स्वाभिमान और न्याय दिलाया।